महाकाल से निकलकर मैं आज काशी की नगरी यानी शिव की नगरी में हूं और दोनों ऐसे धाम हैं जहां एक अलग तरह की अनुभूति होती है, अध्यात्म का एहसास होता है। लेकिन इस बात को समझा है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जिन्होंने दोनों राज्यों को मिला दिया। मिले तो पहले से हैं, सीमाएं मिली थी, दिल मिले थे, लेकिन अध्यात्म और पर्यटन को लेकर बहुत दूरी थी। तो आप देखिए कि सनातन की जो ध्वज पताका फहराने का काम डॉक्टर मोहन यादव ने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। पर जब दोनों मंच पर थे तो ऐसा लग रहा था कि हम एक पुराने वैभव की तरफ पहुंच रहे हैं, विक्रमादित्य के वैभव की तरफ पहुंचे हैं। डॉक्टर मोहन यादव मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत बधाई आपको पहले तो एक बहुत शानदार कार्यक्रम के लिए। और हम तो उज्जैन को भी देखे हैं और आज आपके साथ काशी को भी देख रहे हैं, दोनों को मिला दिया आपने। अविनाशी काशी की महिमा अपार है, बाबा विश्वनाथ की जय जयकार है। मैं बाबा महाकाल की नगरी आदि अवंतिका नाथ की जय, जिसमें अनादि नगरी अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं रहा, अविनाशी काशी जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये मोक्ष नगरियां हैं और सनातन संस्कृति की उज्जवल धाराएं हैं। गंगा की क्षिप्रा की धाराओं से हमारी सनातन संस्कृति सदैव जीवन भर अमृत की वर्षा करती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सांस्कृतिक वैभव भी दोनों नगरी का अद्भुत है। चरित्र से भी हमारे सतयुग में राजा हरिश्चंद्र बनारस काशी की माभा अलग प्रकार से बिखेरते हैं। विक्रमादित्य के माध्यम से कलयुग के एक राजा जो राजा राम की याद दिलाते हैं, उसका वैभव गुणगान करने की दुनिया में जिस प्रकार से जरूरत है। लोकतंत्र के नायक न्याय, वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, तमाम विद्वानों के हमेशा विद्वानों की उस विद्वत्ता के सम्मान करने वाली इस उज्जवल धवल परंपरा के संवाहक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन चरित्र को लेकर, जैसा हमने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री की कर्मस्थली में आज का लोकतंत्र भी गौरवान्वित हो रहा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सब प्रकार के शक्ति संपन्न होकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में विरासत से विकास की ओर के लिए ऐसे ही आयोजनों की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन कर रही है। दोनों राज्यों में बहुत समानता है। एक तरह से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो भाई भाई की तरह है, सगे संबंधी की तरह है। ऐसे में सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से हर क्षेत्र में ऐसे ही प्रगाढ़ संबंधों की आवश्यकता है। अब आज का समय परस्पर राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के रास्ते ढूंढने का है। ये उसी का मार्ग है। हमको मालूम है कि क्षिप्रा जी की धारा पहले चंबल में, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा में मिलती है। तो मैं क्षिप्रा जी के उस प्रवाह को गंगा जी के समाहित होते हुए रूप में उस आनंद के रस में अपना एहसास और अपने विनम्रता के साथ हमारे कलाकारों के साथ इस प्रस्तुति के लिए आया था। जिस ढंग का प्रतिसाद मिला है, जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे समय उसका आनंद लिया है और उन्हें आह्वान किया कि इसको और अन्य स्थान पर भी करना चाहिए, हम विचार करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आभार। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं शुरुआत से आपको देखा हूं उज्जैन में रहते हुए, ये कैसे मन में आ गया कि दोनों राज्यों में यदि हम इसको करते हैं तो इससे दोनों चीजें दिखेंगी। एक तो देखिए, महाकाल लोक की जब आप लोग ने बनाया तो एक अलग तरह की छटा वहां देखने को मिलती, लेकिन और क्या प्लानिंग चल रही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को लेकर और काशी से शिव को काशी से महाकाल को जोड़ने को लेकर? ये यहाँ आयोजन करने का श्रेय तो माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये काशी में करना चाहिए विक्रमादित्य, तो उनके आग्रह पर मैंने इसका मन बनाया था। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं देख करके और बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग करके उस विराट भव्य दिव्य आयोजन में मदद की है। हमारा मूल उद्देश्य सनातन संस्कृति के साथ प्राचीन विरासत के वैभव को दर्शाना भी है। और आज के समय में इसी बात की आवश्यकता है। तो मुझे ध्यान में आता है कि जब हम अपने राज्य को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो परस्पर राज्यों में सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए हमें ऐसे कई अवसर देखना चाहिए। उसी में से एक सांस्कृतिक वैभव को, हमारी विरासत के भी साझा ऐसे कई प्रतिमानों को सामने लाने की आवश्यकता है। उसमें सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल भी है। लेकिन भौतिक जगत में आज हम नदी जोड़ो अभियान पे भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ काम कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो में
सोलर परियोजना में भी हम लोग काम कर रहे हैं 2000 मेगावाट की, जब हम अपने राज्य की और उत्तर प्रदेश के राज्य की किसानों की बिजली की आपूर्ति की भी परस्पर चिंता करेंगे। ऐसे कई और विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो बात चल रही विकास से विरासत की यात्रा आपकी जारी है, इस बीच में निवेश पर भी बात हुई, कृषि कल्याण पर भी बात हुई। अब क्या एजेंडा जो, क्योंकि 2.5 साल हो गए लगभग आपकी सरकार को, और अब 2.5 साल, हाँ 2.5 साल आपके बाकी है, लेकिन इन 2.5 साल में अब इलेक्शन की तरफ भी बढ़ना होगा, बाकी चीजें भी देखना होगा, और जनता अब उम्मीदें लगा रही, खासकर युवा वर्ग डॉक्टर मोहन यादव से। देखिए, ये बात सही है कि सरकार के गठन से पहले दिन से हमने अपने विकास परक एजेंडे पर आगे बढ़े, और इसीलिए कई क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। हमने तो पूरा वर्ष गरीब महिला, युवा, किसानों के नाम पे समर्पित की हैं। इसलिए अभी किसान कल्याण वर्ष के हमारे काम चल रहे हैं, और इसी के माध्यम से बिजली की मैंने बात कही है, जल राशि के लिए नदी जोड़ो अभियान की बात कही। ऐसे अच्छे विषयों को लेकर हम लगातार आगे बढ़ेंगे, और यही चीजें बाकी राज्यों से भी साझा करते हुए परस्पर दोनों राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंध कैसे बने, ये भी समान रूप से हम चला रहे हैं। इसलिए 2.5 साल में हमारे राज्य के अंदर आज एयर एम्बुलेंस लगाकर गरीबों के लिए निःशुल्क संवाहन देने तक की बात भी हेल्थ सेक्टर में हम कर रहे हैं। 6 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए हैं, 10 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर आज किनारे हैं। इसी के साथ साथ हमारे राज्य के अंदर बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इंडस्ट्री के भी तीनों प्रकार, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, जीवन के सब क्षेत्रों में प्रगति हुई। इसी के कारण से 1,23,000 रुपये प्रति पर कैपिटा जो आमदनी थी, आज बढ़कर के वो 1,67,000 हुई है, और ये साल के समापन होते होते 2 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी। तो 2 लाख रुपया प्रति पर कैपिटा आमदनी हो जाएगी। ये बहुत तेज गति है। अपने आप में बिजली की सरप्लस स्थिति, बिजली सोलर एनर्जी में देश भर में सबसे सस्ती देने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश है, जो 2 रुपये 9 पैसे की बिजली, इतनी सस्ती बिजली कहीं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पूरे साल किसानों को बिजली देने का संकल्प भी हमारा है। हर क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि हम आगे बढ़ें। उज्जैन में कल बड़ा कार्यक्रम हुआ है, और पुनः आप उज्जैन भी जाने वाले हैं, लेकिन उज्जैन वो है जहां से साइंस भी दिखाई दे रहा है, मतलब एक तरफ अध्यात्म, दूसरी तरफ साइंस। ये क्या है प्रोजेक्ट? देखिए, हमारा जो अध्यात्म है वो विज्ञान का ही रूप है। भारतीय सनातन संस्कृति की धारा में कभी कूपमंडूकता नहीं है। नित्य नवीन नूतन ऐसे प्रयोगों का सदैव स्वागत होता है। जो ज्ञान की नगरी, विज्ञान की नगरी उज्जैन कहलाती है, तो धर्म की नगरी भी है, लेकिन विज्ञान की नगरी है। ऐसे में खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से, कालगणना की दृष्टि से हमारे देश में और बल्कि विश्व में हर साल, हजारों साल से उज्जैनी का महत्व रहा है। इसलिए काल की नगरी महाकाल की नगरी कहलाती है। काल के प्रवाह में वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से समय की गणना होने लगी जब फ्रांसीसी लोग हावी थे। उसके बाद इंग्लैंड के लोग हावी हुए तो वो ग्रीनविच से करने लग गए, लेकिन ये अवैज्ञानिक है। मध्य रात्रि में दिन बदलता है, ये धारणा ही गलत है। दिन तो सूर्योदय से बदलता है। सृष्टि में पूरी सूर्योदय और सूर्यास्त का ही महत्व, सभी प्राणियों की दिनचर्या इससे ही प्रारंभ होती है। कोई सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या चालू करते या सूर्योदय करते, मध्य रात्रि में कौन प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करता है। इसलिए अवैज्ञानिक बातों के विरोध के साथ सकारात्मक भाव से सही तथ्यों के साथ सही चीज सामने आए। ऐसे में समय गणना की दृष्टि से ग्रीनविच के बजाय डोंगला महाकाल का सेंटर मेन बने। और अब तो ये जीपीएस नहीं था, पहले तो अंदाज करते थे, अब तो जीपीएस आ गया है। तो पृथ्वी अपने 23.26 अंश पे झुकी हुई है, ये जीपीएस से उठा के देखा जा सकता है। और वो पॉइंट भी थोड़ा दाएं बाएं होता है 25-30 किलोमीटर, तो ये उज्जैन के आसपास के ही पॉइंट में आता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से समय गणना का उत्तम केंद्र अगर दुनिया के अंदर, साउथ एशिया लेके एशिया में सब लोग की मान्यता यही है। तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस बात की मान्यता देती है कि समय गणना का केंद्र भारत रहा है, उज्जैन रहा है। तो उस दिशा में वैज्ञानिकों का भी मत आ रहा है, लेकिन फिर भी हम कोई जबरदस्ती न करते, क्या ये विचार विमर्श की बात बने। धीरे धीरे इसको आईआईटी, आईआईएम, फिजिक्स की जितने प्रकार के विद्वान हैं, गणित के विद्वान हैं, अब इसको मान्यता देने लगे हैं, और इस विमर्श को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, बस आपको जाना है, मैं आपकी व्यवस्था समझता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने बहुत तारीफ की, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो आप दोनों के भाव में कल देख रहा था वो दिखाई दे रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये कहना
विक्रमादित्य को लेकर, क्या ये माने कि अब अगला जो कार्यक्रम है, अयोध्या का जिक्र कर रहे थे कि राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के मंदिर को भी बनवाया, तो क्या डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या जाने वाले? देखिए, ये बात सही है कि माननीय सम्राट विक्रमादित्य ने अपने सुशासन की स्थापना जब विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करके करा ली, ऐसे में उनने सुशासन के साथ सनातन धर्म के ऐसे उज्जवल धवल सारे अध्यायों को रचा है, जिसमें अयोध्या का एक हिस्सा भी है। अयोध्या के मुख्य मंदिर भगवान राम के जन्म स्थल पर 84 काले कसौटी के खंबे वाला अद्भुत दिव्य मंदिर बनाया था। अयोध्या की एक तरह से तत्कालीन समय में यवनों के आक्रमण के बाद अयोध्या काल कवलित हो गई थी। उसकी पुनर्प्रतिष्ठा पुनर्स्थापना करते हुए आज अयोध्या जिस रूप में देखी जाती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका था। बाबर ने जिस मंदिर को ध्वस्त किया, ऐसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में दलील भी दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, ये भगवान जन्म स्थान का जो पुराना विक्रमादित्य काल का मंदिर था, उसको आक्रांता बाबर ने तोड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जब भगवान राम का मंदिर धूमधाम से दुनिया के सामने सीना तान के अगर खड़ा है, तो सच में योगी आदित्यनाथ जी ने उसी महिमा को पुनर्स्थापित करते हुए विक्रमादित्य को मंचन करने का सुझाव दिया है। हम विचार करेंगे, हम ऐसे सारे आयोजनों के लिए श्रृंखलाबद्ध तिथिबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सबकी सुविधा रहेगी तो जरूर भगवान राम के धाम में जय जयकार होगी। राजनीतिक क्वेश्चन है, चूंकि राज्यसभा की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के धीरे धीरे विकेट गिरते जा रहे हैं, कांग्रेस के भीतर चिंता बढ़ रही। एक ताजा मामला भी दतिया का भी देखने को मिला, तो ये माने कि राज्यसभा में भी तीसरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और विकास के साथ बाकी चीजें भी। देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में हमारे जो प्रतिबद्धता है उस पर हम काम कर रहे हैं, और न्यायालय उसे छिपा करके अगर कांग्रेस के लोगों ने अगर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है और न्यायालय के निर्णय आ रहे हैं, तो न्यायालय के निर्णय में आने में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। इसको बीजेपी कांग्रेस से नहीं देखना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई फैसला होता तो वो भी सामने होता है। ऐसे में हम न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा निर्णय ले लिया, एक साथ बहुत सारे एल्डरमैन दे दिए, अब बाकी नियुक्तियों की तैयारियां हैं कि निगम निगम लोग अंदाज से ये हमारी सरकार के बनने के बाद ऐसे बहुत सारी नियुक्तियां चलती जा रही है, उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने एक अलग तरह का मन में भाव लेकर आया है, जिसमें विकास के साथ जो विरासत की बात हो रही है, और इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं होगा कि एक शिव की नगरी महाकाल और दूसरी काशी, दोनों को मिला दिया। लेकिन बात यही नहीं है, क्योंकि अब तैयारी राम के पास अयोध्या भी जाने की है। विक्रमोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ देखने को मिला, लोगों ने जिस तरह सराहा, योगी आदित्यनाथ ने सराहा, तो ये तो समझ आ रहा है कि सनातन की ध्वज पताका जो प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है, उसके अनुरूप दिखाई दे रही। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि कार्यक्रम जारी है और मंशा वही है कि विकास के साथ विरासत आगे बढ़ती रहे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मंसल न्यूज, बनारस।